बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज इकनॉमिक्स के लेक्चर की जो वीडियो नंबर 6 है, इसके अंदर हम देखेंगे डिफाइन डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल्स एंड डायग्राम। तो आज जो है हम अपनी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है डिमांड बेसिकली क्या होती है। स्टूडेंट, डिमांड जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी इंसान की उन डिज़ायर्स को शो करता है जो उसकी डेली रूटीन में उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। और डिमांड जो है वो किस चीज़ से पूरी होती है इंसान की, उसकी परचेजिंग पावर से। अगर उसके पास पैसे पूरे हैं तो उसकी डिमांड जो है वो पूरी होगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, डिमांड को उसने शेयर किया हुआ है कि एक इंसान की डिमांड्स कब बनती हैं। वो कहते हैं दो चीज़ों के कम्बिनेशंस के साथ। सबसे पहले तो उसकी डिज़ायर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को ख़रीदने की, लेने की, और प्लस उसमें परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, यानी उसके पास पैसे भी हों। तो ख्वाहिश भी हो, पैसे भी हों, तो तब भी डिमांड क्रिएट हो सकती है। ठीक है। डेफिनेशन है इसकी, कहते हैं डायरेक्ट अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एट अ वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस, इट इज़ कॉल्ड द डिमांड। अब नेक्स्ट आता है जी हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? वो ये कहता है कि इफ़ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज देन द डिमांड ऑफ अ गुड्स डिक्रीजेज विद द एवरी इंक्रीज इन इट्स प्राइस। कहता है अगर बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं तो चीज़ों की जो डिमांड है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है अगर उनकी प्राइसेस में इजाफा हो, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कहता है एंड द डिमांड ऑफ द गुड्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस, डिक्रीज इन इट्स प्राइस। और चीज़ों की डिमांड में इजाफा होना शुरू हो जाता है अगर उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। जैसे उसने ये बताया यहाँ पे, वो ये कहता है कि ये प्राइस है 2, 4, 6, यानी ये इंक्रीज़ हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड भी देखें आप कम हो रही है, यानी 30, 20 और 10। नेक्स्ट इसका एक डायग्राम है जो कि यहाँ पे अब शायद ये रिकॉर्डेड वीडियो में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं गूगल से इसकी पिक आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ये देख सकते हैं कि ये एक पिक मेरे पास है। ये आपकी जो यहाँ पे एक्स एक्सिस हैं, यहाँ पे प्राइस आपकी ऊपर जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और ये आपकी क्वांटिटी है, यानी प्राइस आपकी जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लो थी तो आपकी डिमांड ज़्यादा थी, यानी आप ज़्यादा चीज़ें सेल कर रहे थे। जैसे जैसे प्राइस आपकी इंक्रीज़ हुई है, जैसे P2 है ये इंक्रीज़ प्राइस है, ये P3 है ये उससे ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे फिर आपकी जो क्वांटिटी थी वो कम से कम सेल हुई है, यानी डिमांड कम थी। जब आपकी प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई डिमांड की। सो हियर द कर्व, जो कि आपका एक कर्व बना है, ये यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। ठीक है। आप इस टेबल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ये जो टेबल यहाँ पे शेयर किया हुआ है, दिस इज़ द P1, P2 एंड P3 एंड दिस वन इज़ द Q1, Q2 एंड Q3। तो कोई मुश्किल बात नहीं है जी, आप इसको इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आ रही है जी इसकी। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सप्लेनेशन। आपने इसको खुद पढ़ना स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड हमारी नीचे गिर जाती है। अजम्पशंस आ रही हैं जी इस थ्योरी के अंदर, क्या क्या अजम्पशंस होती हैं या किन किन अजम्पशंस की बेसिस पे थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाती है। वो ये कहता है इन द लॉ ऑफ डिमांड इट इज़ अज्यूम दैट the income of the consumers should remain constant because the change in the income of the consumer may also affect the demand of the commodity। पहली assumption ये है कि जो भी consumers हैं उनकी इनकम लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनकम लेवल चेंज हुआ तो डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज होगी। देखेंगे अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो मैं और चीज़ों खरीदना शुरू करूँगा, अगर पैसे कम हो गए तो हो सकता है मैं चीज़ें ना खरीदूँ। चेंज इन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जी। पॉपुलेशन आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। नो चेंज इन बायर्स टेस्ट, जो ख़रीदार है उसके टेस्ट के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नो चेंज इन फैशन, जो लोग फैशन कर रहे हैं उनके फैशन के अंदर भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट, जो एक सब्सिट्यूशंस है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 70 होंडा की बाइक है, अगर उसके सब्सिट्यूशन में यूनाइटेड है, किंग पावर्स है, अगर उनकी प्राइसेस में भी तब्दीली नहीं आती तो फिर भी मेरी डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्ट होगी। नो चेंज लॉ इन लॉ एंड ऑर्डर्स, जो हमारे पास लॉ है उसमें भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। एंड नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द मनी, और पैसे की मकदार के अंदर भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। यानी इंसान की ये नहीं कि पॉकेट्स में पैसे कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। इसकी कुछ एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस आ रही हैं। वो कहते हैं जी गिवन गुड्स की बात कर रहे हैं, जो चीज़ें इंसान को फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये चीज़ें होती हैं ना आपकी खाने पीने की होती हैं, जैसे वीट, चावल है, ठीक है, राइस है, तो इनकी जो चीज़ें हैं इनकी जो प्राइसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। तो पहली तो बात ये है कि एक लिमिटेशन आ गई इस थ्योरी की कि आप इन चीज़ों की प्राइसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जी, ऐसे ड्रग्स हैं जो इंसान की
ज़िंदगी बचाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं, तो वो भी जो देख रहे हैं आपके उसकी भी डिमांड अगर एक इंसान करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए करता है, क्योंकि लेकिन हम तो थ्योरी के अंदर ये चीज़ देखते होते हैं कि ड्रग्स को इग्नोर किया जाता है। प्रेस्टिजियस गुड्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं जो जैसे प्रीशियस चीज़ें होती हैं ना, उन पे ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, जैसे डायमंड है, गोल्ड है, ठीक है, क्योंकि इनकी कीमतें भी चेंज होती रहती हैं और ये बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, जो लोग अफोर्ड इसको कर सकते हैं। पाकिस्तान में देख लीजिए 1 लाख से ऊपर इसकी कीमत हो गई है 1 तोले सोने की। वेरी हाई प्राइस प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो लग्जरियस आइटम्स में आती हैं, उनके ऊपर भी ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। एक्यूट शॉर्टेज की बात कर रहे हैं जी, वो ये कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल जंग लग गई है, हालात ख़राब हैं, अमन नहीं है, तो फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उन चीज़ों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। सो दिस इज़ द डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एंड आल्सो डिस्कस द मेथड ऑफ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वंस अगेन जी यहाँ पे हमारे पास डिमांड का कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड द डिफरेंट वर्ड्स, प्रोमिनेंट ऑफ देम एज अ मार्शल, स्टोनर एंड हर्ग एटीसी। यानी ये जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर आ जाती है। अब डेफिनेशन है जी, वो ये कहता है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज़ अ टेक्निकल टर्म यूज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। वो ये कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी कहते हैं लचक को, ठीक है, यानी डिमांड के अंदर क्या लचक पजीरी है या नहीं है, उसको आप कैसे मेजर करते हैं। तो ये कहता है कि जैसे ही प्राइसेस के अंदर कोई हल्का फुल्का सा चेंज आता है ना, तो चीज़ों की जो डिमांड है उसमें जो रिस्पॉन्स है वो कितना हाई होता है, लो होता है, ज़्यादा होता है, उसको मेजर करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें मेथड आता है, वो ये है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्राइस है, पहले प्राइस कम हो रही है, डिमांड हमारी ज़्यादा हो रही है इस क्योंकि और टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। वो ये लिखता है द अबव स्केड्यूल इज शोइंग द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर विच रिप्रेजेंटिंग द मोर इलास्टिसिटी। यानी ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, देखें प्राइस कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। सो दिस इज़ द नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पर आते हैं, अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस आपकी कम हो रही है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितनी स्पीड से यहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी। यहाँ पे देखें 4 से 2 पे प्राइस गई है, तो ये 2 से 6 पे चली गई है। अब यहाँ पे प्राइस 4 से 2 पे आई है और ये 2 से 3 पर आई है, और एक्सपेंडिचर्स भी आपके कम है, ठीक है, यानी 4 ज़रब 2 8, 3 ज़रब 2 6। तो ये जो है ये पॉजिटिव आपका रिलेशनशिप है, इतना चेंज नहीं आया। और तीसरे नंबर पे आप देखें, अब यहाँ पे 4 और 2, यहाँ पे डिमांड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है और एक्सपेंडिचर बराबर है, तो ये वाला जो है वो कांस्टेंट एक रिलेशनशिप है, ठीक है। ये जो है इक्वल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आगे चलते हैं जी, ये पहला मेथड था आपका, कौन सा मेथड, इसको हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरे नंबर पे मेथड आ जाता है आपका यहाँ पे फार्मूला मेथड, ठीक है। फार्मूला मेथड में क्या कहता है कि वंस अगेन आप देखें, जैसे प्राइस है जी आपकी 4 और फिर ये प्राइस आपकी 2 हो गई है, इसी तरह क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 है, ठीक है। और इसने क्या किया हुआ है, टोटल डिमांड जो है आपकी, इसको ऐड करके ये 5 है, ठीक है, इसको आप फिलहाल इग्नोर करें आप, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जी, पॉइंट इलास्टिसिटी आपकी डिमांड आ रही है, इसमें क्या होता है, पॉइंट्स की शक्ल में आपने मैनेज करना होता है या मेजर करना होता है कि कितने परसेंटेज तक डिमांड आपकी चेंज हो रही है। जैसे इन केस आपके पास यहाँ पे 10% प्राइस 10% चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिजल्ट्स 20% चेंज इन द डिमांड। अगर प्राइस के अंदर 10% चेंज आ रहा है, ठीक है, तो कमोडिटी के अंदर 20% आ रहा है, यानी कि आप 2 को 4 पे डिवाइड करें और इसी तरह आप 2 को 3 पे डिवाइड करें, कितना आंसर आता है आपका, तो परसेंटेज में आपके पास आंसर्स आ जाएंगे यहाँ पे। फार्मूला मेथड है जी, ठीक है। अब जैसे प्राइस ये पॉइंट्स में कम अगर हो रही है तो डिमांड भी पॉइंट्स में ही चेंज होगी, तो इसमें फिर फार्मूला मेथड आप यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पे
जो आपका फार्मूला है क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी एंड पी स्टैंड फॉर प्राइस, मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। तो पी प्राइस होता है, क्यू क्वांटिटी है। तो क्यू क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है जी? क्वांटिटी चेंज है, ये आप देखें 2 और 2.8 का डिफरेंस ले तो 0.8 बनता है। ओवर प्राइस कितनी चेंज हुई है थी? प्राइस चेंज हुई है 4 में से 3.7 माइनस करें तो 0.7 है। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है। फिर प्राइस कितनी है जी? प्राइस जी आपकी 4 थी और क्वांटिटी थी आपकी 2, ये आप रखें, यानी फर्स्ट है जो। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। आंसर आपका आता है 5.3, ठीक है, जो कि 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोर इलास्टिक है। इलास्टिक से मुराद है कि ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द ज्योमेट्रिकल मेथड की बात कर रहे हैं जी। ज्योमेट्रिकल मेथड जो है बेसिकली बहुत ही लो और अपर सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इतनी सी बात लिख दीजिएगा, इनफ होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी वो कहता है द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एग्जिस्टिंग ऑन अ डिमांड कर्व इज़ कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। मैं इसकी जो है आपको गूगल से तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे कि ये गूगल में एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि ये प्राइस 50, 85 एंड 120 है और यहाँ पे डिमांड 20, 30 एंड 40 तक जा रही है। तो जो इसका मिड पॉइंट होता है ना, ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है। सो नेक्स्ट वन इज़ द, इसको कंप्लीट करते हैं जी। पॉइंट इलास्टिसिटी आपका लास्ट है, कहता है 2 क्लोजर पॉइंट्स एग्जिस्टिंग ऑन द डिमांड कर्व इज आल्सो नाउन द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। 2 क्लोजर पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जो कि डिमांड कर्व के नज़दीक एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं अपना पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल आपके सामने है, वो 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है वो जा रहा, कहते हैं एंड लेट्स से दैट we want to find the elasticity of the demand as we move from point A to B, ठीक है। पॉइंट A to B की तरफ जब हम मूव करते हैं, सो इस पॉइंट को हम कहते हैं अपना पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं जी, ये क्वेश्चन 2 थे हमारे जो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम चलेंगे अपना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।